नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता और हरियाणा के चुनाव की लगातार ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आपको तमाम नेताओं की, तमाम पार्टियों की तैयारी दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। हमारे तमाम कार्यक्रमों के जरिए आपको इसकी एक झलक तो कम से कम देखने को मिल ही रही है। आज हमारे इस चुनावी स्टूडियो में बीजेपी के कद्दावर नेता, बेहद खास मेहमान, बादली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी ओम प्रकाश धनखड़ साहब मौजूद हैं। धनखड़ जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में। धन्यवाद प्रतिमा जी। कितनी तैयारी है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाने का दावा आप लोग कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, तीसरी बार जब जा रहे हैं तो बाकी पार्टियों का इतिहास देखेंगे तो तीसरी बार में उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का केवल एक एमपी बचा था और कांग्रेस पार्टी तो अपोजिशन पार्टी भी नहीं बन पाई थी। लेकिन मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि हम अभी भी लोकसभा चुनाव में बराबरी पर खड़े थे और जब बराबरी पर खड़े थे, कोई भी मैच हो जिसमें दो टीम खेलती हों, बराबरी पर हों, तो वो समझते हैं जीतने के लिए कितने जान मार के लड़ते हैं, वो आपको पता है। कि ये बिल्कुल हमको मालूम है कि मैच प्रतिस्पर्धा जोरदार है और उस जोरदार प्रतिस्पर्धा के लिए हम अच्छी पोजीशन में थे क्योंकि लगातार 2 बार सरकार थी। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा एक तरह से इस बारे में सजग होना, मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी को मैं देख रहा हूँ कि वो 100 सीटों के लगभग पहुँचते ही इतनी मस्त हो गई है जैसे वो सत्ता में हो। लेकिन उनकी मस्ती हो सकती है, सजगता हमारी है। पूरी सजगता के साथ पार्टी ये समझ के कि हमने तीसरी बार विजयी होना है, बहुत ही परिश्रम के साथ और रणनीति के साथ काम में जुटी हुई है। हम देख रहे हैं रणनीति तो बहुत ज़्यादा लगातार आप लोग बनाते रहे, टिकटों को लेके इतना लंबा मंथन चला, केंद्रीय चुनाव समिति भी हो जाती है। हम देखते हैं कि तमाम बड़े नेताओं को भी केंद्रीय चुनाव समिति में बिठाया गया, उसके बावजूद भी लिस्ट आई नहीं। आखिर परेशानी क्या थी, कहाँ थी और कैसे आप लोगों ने उसको सॉल्व किया? देखिए, परेशानी कभी भी नहीं है, ऐसी कोई नहीं होती है। बीजेपी में निर्णय करने की बहुत अच्छी और ऐसी पद्धतियां हैं व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति हमारी व्यवस्थाओं में से भी है, हमारे सिस्टम में से भी है। मतलब हमारी विचारधारा और कार्य पद्धति दोनों इस प्रकार से एक दूसरे की पूरक हैं कि हम सामूहिकता के साथ बड़े अच्छे निर्णय लेने में कामयाब होते हैं। बीजेपी में मत अनेक, निर्णय एक के सिद्धांत पर चलते हैं। तो जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई है, तो बहुत तरह की जानकारियाँ, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आजकल हर नेता के पास होती है। तो उसके आधार पर विनिबिलिटी एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है टिकटें बांटते समय। तो विनिबिलिटी जिनकी ज़्यादा है और पार्टी के प्रति जो लोग जुटे हुए हैं, निष्ठा है, आस्था है, ऐसे लोगों को चयन करते हुए कि किस हल्के में कौन ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो उस नाते से अच्छी टिकटें बटी हैं। आप कह रहे हैं अच्छी टिकटें बनी है, विनेबिलिटी एक बड़ा क्राइटेरिया रहा। हालांकि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि विनेबिलिटी की बात भले ही होती हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो ये टिकट वितरण है, ये दिखा रहा है कि नेताओं की अपनी अपनी मोनोपोली चली है। और दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, सरेंडर कर दिया बीजेपी ने। देखिए, हर नेता जज्जर के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? नेचुरली मैं जानता हूँ। अब यहाँ मेरी बात सुनी जाए तो जायज़ ही है। अब रेवाड़ी के इलाके के बारे में, महेंद्रगढ़ के इलाके के बारे में, जहाँ 2 पीढ़ियों से राजनीति में है और सामाजिक या राजनीतिक जीवन में वैसे तो कई पुस्तें हैं उनकी, राज परिवार भी है, तो उनकी जो जानकारियाँ हैं ग्राउंड लेवल की, वो बेटर होंगी ना, निश्चित रूप से। तो कृष्णपाल जी की जो जानकारियाँ हैं फरीदाबाद में, वो निश्चित रूप से अच्छी होंगी, क्योंकि जो लोग रोज़ ज़मीन पर घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो अच्छी लेवल की जानकारियाँ उनके पास हमेशा होती हैं। ये ठीक है कि कई बार समीकरणों में जानकारी के अतिरिक्त भी चीज़ें फिट बैठानी पड़ती हैं। तो फीडबैक मतलब सबका लिया गया, पार्टी ने किसी भी तरीके के चांस लेने का काम नहीं किया, जिसको ज़्यादा जानकारी जिस एरिया की है उसी से फीडबैक किया। जानकारी की, जैसे मैंने कहा, आजकल मल्टीपल लेवल है जी, और मल्टीपल लेवल की जानकारियाँ आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा देती है, बहुत सारी सर्वे टीम्स रहती हैं, तो उन सब की जानकारियों के आधार पर भी फिर
हर नेता जो पहले से काम करता है उससे कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। Right. तो एंटी इनकम्बेंसी का लेवल क्या है, लोगों की फॉलोइंग का लेवल क्या है, किस तरह का मूड लोगों का चला हुआ है, तो उन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत सारा तो जनता के मूड में से ही है, जनता तो वही होती है। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया आपने, कहा पहले से जो नेता होते हैं एंटी इनकम्बेंसी उनकी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी आप बीजेपी के लिए कितनी देख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, नेचुरली सबके लिए होती है, लेकिन बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलने का मंत्र सीखा हुआ है। अच्छा, तो और बदल लेंगे? इसलिए आप देखो ना, कितने वर्षों से हम गुजरात में हैं। हम्म। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में उसके जो साथ- रिकॉर्ड रहा, आप लोग उसके साथ- हरियाणा में उसको आगे अरे कंटिन्यू भाई, करने का उत्तर लक्ष्य रख प्रदेश रहे में हैं? कभी दोबारा आते थे क्या? हम्म, आए ना। हम्म, उत्तराखंड में आते थे क्या? आए ना। तो बहुत राज्यों में हमने इसको रिपीट किया, और हरियाणा जैसे राज्य में दोबारा आना कोई सोचता था क्या? हम आए, और अब तीसरी बार के लिए मैच में हैं और शानदार तरीके से हैं, और तीसरी बार भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सबकी सरकार होने का जो हमने एक डिज़ाइन तैयार किया, और सब क्षेत्रों में अच्छे से विकास करने का जो डिज़ाइन तैयार किया, तो उसके कारण से हम उन चीज़ों को संभाल पाते हैं। आप कह रहे हैं सब क्षेत्रों में अच्छे से विकास और समान विकास। इससे पहले मैंने खुद एक चुनाव यात्रा की जिसमें मैं तमाम हलकों में प्रदेश के गई। जहां पर भी विपक्ष के विधायक मुझे धनखड़ साहब मिले, वो ये बार बार कहते रहे कि मैडम सीएम साहब ने तो सुनी ही नहीं, हमारे एरिया में तो काम करवाया ही नहीं, हम बार बार बोलते रहे, बस कहते हैं कि हमने समान विकास हर हलके में कराया। लेकिन विपक्ष के विधायक के लिए ये असल बात है, सच बात है, आप मान लीजिए बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। देखिए, चुनाव में बात करना, ये हर पार्टी अपने अपने एक जगह पर खड़े होकर बात करती है। अभी दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी कैंडिडेट का फार्म भरवाने के लिए आए, और उन्हें वहाँ खड़े होकर कहा बादली में कोई विकास नहीं हुआ। वहीं एक पत्रकार ने पूछ लिया, जी आप तो बादली में फार्म भराने आए हो, पहले तो नहीं आते थे, ये विकास नहीं है? जज्जर में फार्म भरे जाते थे, अब बादली में एसडीएम बैठता है। कौन सी सड़क से आए जी? अब वो सड़कें कैसी हैं जी? ये विकास नहीं है क्या? ये केएमपी से नहीं आते जाते पिता पुत्र? तो जब ये देखकर अनदेखा करना भी एक वो तो तरीका रहता है विपक्ष का, जो देखकर भी नहीं देखना चाहे। लगातार जो किसान आंदोलन हमने देखा हरियाणा में, बीजेपी कहते हैं कि भाई वो तो कांग्रेस की तरफ से था, उसमें ज़्यादातर किसान नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से वो तमाम प्रायोजित प्रोटेस्ट करवाए जा रहे थे। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि भाई बीजेपी ही उसमें असली कसूरवार है, हमने तो किसानों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, ये हमारे पे क्यों ठप्पा लगा रहे हैं? किसान जो उस किसान आंदोलन से अपनी ज़िंदगी गंवाई जिन्होंने, उनकी मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं वो लोग। देखिए, पहली बात, जहाँ से किसान आंदोलन करने आते हैं, क्या वहाँ सभी फसलों की खरीद होती है? वो वहाँ से उठकर आंदोलन यहाँ करने आते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें वहाँ होनी चाहिए वहाँ करा लेना। पहली बात ये बहुत सारे मोटिवेशंस के साथ चीज़ें होती हैं, और मेरा कहना नहीं है। क्या आपने उस समय किसान नेताओं के भाषण नहीं सुने कि हमको तो क्या करना है? नहीं तो आपके पास क्लिप्स होंगी, और फिर वो सब चुनाव लड़ने भी गए, फिर उनके वोट कितने आए ये भी आपको मालूम है। और उसमें से तो हरियाणा वाले कुछ आज भी लड़ रहे हैं। लड़े हैं, लेकिन आपको मालूम है ना सारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसान संगठन अपनी बात करें वो एक अलग बात है, किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये किसान विरोधी लोग हैं प्रतिमा जी, ये नकली हैं ये लोग, मैं बता रहा हूँ आपके सामने। करते नहीं है, ये बातें करते हैं, किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। 1.5 रुपए के चेक ही नहीं गए थे इस इलाके में। आप कृषि मंत्री रहे, आप पंचायत मंत्री नहीं रहे। पंचायत मंत्री रहा। पूरे 1 साल में जितना हमने कंपनसेशन दिया है, 10 साल में उतना नहीं दे पाए थे। मैं 12,000 करोड़ का डाटा दे रहा हूँ ना, पूछ लो ना हिसाब उनसे, उनके 10 साल में कितना था। क्या 1200 करोड़ भी था क्या? नकली लोग हैं जी। कांग्रेस की आंधी की बात कर रहे हैं कि आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बारिश तो आई थी जी, आंधी तो थी नहीं, हमको तो कहीं दिख नहीं दिखी। बारिश का तो मौसम यहाँ है। तो नारे लगे जी, परसों नारे लगे हैं यहाँ, कांग्रेसियों के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। गुटबाजी तो देखिए हर पार्टी में है, और तमाम पार्टी के तमाम नेता जिसको टिकट नहीं मिलती है, मांगने वाले बहुत सारे होते हैं, और बाकी दूसरे नेता फिर उसके बाद विरोध करते हैं। पार्टी कईयों को मनाने में सफल भी हो जाती है, कईयों को नहीं मनाया जाता है, तो वो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपके जितने तमाम साथी थे, हमने देखा 2014 की कैबिनेट एक अच्छी बढ़िया कैबिनेट थी। 2019 का जब चुनाव आया तो ज़्यादातर चुनाव हार गए। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था कि आप भी उस फैक्टर की वजह से चुनाव हारे? कई सारे घटनाक्रम थे।
उसमें से उस समय का हुआ एक आंदोलन भी उस घटना का एक हिस्सा था। फिर मैं थोड़ा सा नया था जी, प्रतिमा जी पहली बार थी, मुझे पता नहीं था। यहाँ ये कांग्रेसी झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और मुझे वो झूठ काटने नहीं आते थे। आप आ गए? हाँ, नहीं, अब तो मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अब बता देता हूँ भाई ये झूठे बहुत हैं, बता देता हूँ। अच्छा। इनकी झूठ से बचाना मुझे पता है। इन्होंने पिछले चुनाव में मेरे पर क्या आरोप लगाया था कि धनखड़ चश्मे मांग देख है। तो ये अच्छा, मैं समझ यार इस बात का मैं जवाब भी क्या दूं। हाँ। तो इस बात से चुनाव हार गए आप? हाँ, इन्होंने ये ऐसे ही चलाते हैं। तो बड़ी इन्होंने अचंभित पहली करने वाली लोकसभा बात के है। चुनाव में पता है क्या किया इन्होंने? ये रमा जी रीज बैठे, इनको पता है। जब 2014 का इन्होंने चुनाव आता है। 14 का लोकसभा के चुनाव में हम तो बिल्कुल नए थे। इन्होंने अफवाह फैला दी धनखड़ जी तो अपने गाँव में ही शादी कर रखी है। अच्छा। और मेरे बेटे के ही सामने कह दिया किसी ने। अच्छा। अब वो बेचारा दुखी हो गया, उसने खोल के अपना पापा ऐसे कह रहे हैं। अब ये ऐसे झूठे हैं, पूछो नहीं, कुछ की कुछ गड़ंग चला देते हैं। आप अच्छा। रोजाना हम ये देखते हैं कि भी आज कौन सी इन्होंने नई गड़ंग चलाई होगी, तो फिर उसका उस गड़ंग का जो है वो इलाज करना पड़ता है कि भैया ये अच्छा, मतलब चुनाव में ऐसी परिस्थितियों से अरे रोज ऐसी परिस्थितियां पूछो मत। तो अभी 2024 के चुनाव में कुछ आपको मालूम ही नहीं कि भाई इन्होंने कौन सी, अब वो तो कहीं घूम फिर के कई बार तो काफी देर बाद पता चलती है कि भाई ये गड़ंग तो बहुत दूर जा चुकी है। तो इस चुनाव में मैं लोगों को सबसे पहले ये कहता हूँ भाई इनकी गड़ंग से बचाइयो मेरे को। मैं इतना वो नहीं कर सकता, कहीं कोई नई गड़ंग शुरू करे। तो मतलब इससे डर लग रहा है, मतलब ये उल्टी पुल्टी बातें कुछ भी ये कोई करते नहीं है, काम कुम नहीं करते। अच्छा। ये काम गिना नहीं सकते, आप पूछो। एक बात बताइए, जो ये चर्चाएं हमने हमेशा से सुनी है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने जो भी पुरानी वाली कैबिनेट थी 2014 की, उसका इलाज बांध दिया 2019 के चुनाव में। अब ये सच है या गड़ंग है, क्या है धनखड़ साहब, आप ही बताइए। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत इतिहास और भविष्य जो है इस पर बहुत जाना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र बहुत किया ही इसका कभी जो आमने-सामने की टक्कर जो होती है। सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव इसमें दोनों तरह का रहेगा। बहुत सारे इलाके हैं जहां आमने सामने की टक्कर रहेगी, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां ट्रायंगुलर फाइट भी रहेगी। तो बादली में क्या देख रहे हैं, आमने सामने की टक्कर या फिर ट्रायंगुलर फाइट इस बार धनखड़ साहब आप देख रहे हैं? नहीं, यहाँ आए तो हैं कैंडिडेट। अभी तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी ही जो है अच्छा। प्रमुख रूप से। मतलब आप भी ये मानते हैं कि ग्राउंड पे लोग सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तीसरा कोई और विकल्प तलाशने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, प्लेयर तो आते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये उस प्रकार का वो नहीं है। तो 5 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट का आपने जिक्र किया, कांग्रेस उससे इतनी अति उत्साहित कह रही है कि हम 70-75 की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि 75 की बात तो पिछली बार 2019 में बीजेपी ने भी की थी और गाड़ी आके रुक गई थी 40 पर। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इस चुनाव को आप कैसे समझ रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो मतलब कांग्रेस इतनी ज्यादा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है या फिर रिजल्ट्स चौंकाने वाले होंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारा जो अभी मुख्यमंत्री है उसके कारण से जो उनका स्वभाव है, जिस प्रकार से मिलना जुलना है, एसेसिबिलिटी है, एक नया चेहरा जो है वो बीच में आया है, डिलीवरी भी चीज़ों की करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। बीजेपी के कई सारे कामों की लोगों में एक अच्छी इको है और अच्छे कैंडिडेटों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार तो तीसरी बार हम ही बना रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को और मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, जब आप भाई दो टीम ही खेलती हैं, 6,000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, नौकरियां लगातार कह रहे हैं भाई हम आके देंगे। बीजेपी वाली सरकार में तो पेपर लीक होते रहे, ग्रुप डी की नौकरियां पीएचडी पढ़े हुए बच्चों को मिलती रही, लेकिन हम आएंगे तो पक्की नौकरियां सबको देने का काम करेंगे। अब आपको मालूम है ना 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ मिल चुकी हैं, आपको तो मालूम है ना, तो जो नौकरी में गए उनको भी मालूम है। तो क्या ये इनकी बात मानेंगे कि बीजेपी? अच्छा, नौकरी रोको गैंग में कौन है? एक बार जरा जब नौकरी रोको गैंग कहते हैं तो आपको किसका चेहरा सामने आता है? ये भी मुझे ना आपकी वो बात ही याद आ गई। ये भी आप जैसी आप कह रहे जैसे उन पार्टी के लोगों ने आपके खिलाफ वो गड़ंग लगा दी, तो नौकरी रोको गैंग में भी आपने इस तरीके की बात कांग्रेस बार बार कौन कौन जाता है, कौन उन वकीलों को नहीं जानते हम, वो किनके बच्चे हैं आपको नहीं मालूम क्या? कौन लोग हैं वो?
कौन बार बार जाके कोर्ट में खड़े तो वो होते तो हैं? कहते हैं हाई कोर्ट, चुनावों में हाई कोर्ट, जानबूझ के ये सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इनका इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं है। अब ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हमने तो दे ही दिया। तो और कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र नहीं में नहीं तो था। हमने दे दिया, अब ये क्या करेंगे आगे? हम्म, आगे क्या है उनके पास? हम्म। आगे उनके पास खटाखट के झूठे नारे हैं। अभी तो देखा देते ना, सुनाई नहीं अभी दे देखा रहे। ना, खटाखट की मशीन लाएंगे, खटाखट की मशीन, और उसमें से आपने देखा लोकसभा में क्या हुआ इनका। और ये गैर बजटीय झूठ बोलते हैं। हमेशा से हरियाणा में धनखड़ साहब जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति हावी रही है। आप हालांकि नॉन जाट राजनीति को आगे लेके चल रहे हैं, कांग्रेस वाले तो लगातार जाट राजनीति को आगे लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं भाई हमें उसमें सफलता मिल रही है। आप एक बड़े जाट नेता भी हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि जाटों ने एज अ होल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट लीडर मान लिया है, आप इससे वाकिफ रखते हैं? ये गलत विभाजन है और इस प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। राजनीति सभी वर्गों की है, सबको साथ लेकर बीजेपी चलती है और बाकी को भी सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो किसी एक डिवीजन करके राजनीति करने की कोशिश करेगा उसकी राजनीति सफल नहीं तो होगी। बार बार तो आप लोगों ने अलग अलग अखबारों में हमने देखा, बहुत सारे विज्ञापन भी दिए, गैर जाट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहला पंजाबी किसने मुख्यमंत्री विज्ञापन बनाया। बीजेपी के बहुत सारे बीजेपी विज्ञापन के अखबारों में छपे। बीजेपी के किस विज्ञापन में है बताइए? बहुत सारी अखबारों में मेरे नहीं पास नहीं कटिंग नहीं है आप और- एक भी विज्ञापन दिखाइए, आप गलत कह रहे हैं। किसी ने भाषण देने में कोई बात कह दी नहीं हो। बकायदा फोटो है, नहीं मैं नहीं गलत नहीं कह रही, नहीं मैं नहीं बिना, नहीं, ये हो देखे ही उस बात को नहीं। नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ, जवाबदारी से आपको ये बात कह रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। ऐसा है, मैं पोस्टर भी आपको दिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल अभी दिखाइए इस- आप। ऐसी के बाद ऐसी मैं पोस्टर दिखाती हूँ। बीजेपी बहुत लेकिन बार-बार जिम्मेवार हर मंच से बीजेपी ओबीसी सीएम दिया, एक गरीब के बेटे को देखिए, सीएम बना देखिए, दिया, ये अपने कर दिया, एक वो मिनट कर एक दिया। मिनट बात समझिए, अपने पॉजिटिव पक्षों को कहना ये एक चलता है, ये कहेगा, हर कोई कहेगा। किसान का बेटा दिया है, मजदूर का बेटा दिया है, हमने किसी खास वर्ग से किसी आदमी को आगे बढ़ाया है, कहा है, वो एक चलेगा। लेकिन ये जो नॉन वाला शब्द है ये बड़ा खतरनाक है, नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं है। तो जाट नॉन जाट की राजनीति नहीं नहीं नहीं, ये शब्दावली गलत। तो आप बार बार आपकी सोशल मीडिया टीम दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को ऐलान क्यों नहीं कर देती कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? आप लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधी फाइट से डर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों डरेंगे? जब एक कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता रोज ये कहता है कि ये जाति गणना कराओ, ये जाति गणना कराओ, ये वर्ग पीछे रह गया, ये वर्ग पीछे रह गया, तो उनसे ऐसी उनसे बात करना क्यों नहीं जायज है? करो ना भाई, दम है तो। वो तो कह रहे हैं हम सीएम फेस के साथ जाते ही नहीं हैं। तो कुमारी शैलजा या कोई भी नाम आप चाहते हैं कि कम से कम कुछ भी डिक्लेयर हो, लेकिन एक नाम डिक्लेयर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है जी, मैं इसमें कौन बनने वाला हूँ? तो टिकट तो आप लोगों ने भी बांटी थी और उसके बाद आपके जितने भी पुराने सहयोगी हैं बहुत सारे नाराज भी हो गए। कविता जैन की हमने वीडियो देखी, कितना ज़्यादा रो रही थी। कैबिनेट में तो आपकी साथी रही हैं, बात हुई आपकी उनसे? बिल्कुल हुई, पहले भी हुई, बाद में भी हुई। देखो, जब जो भी अपेक्षा रखता है और जब अपेक्षा अनुरूप जब उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इमोशनल होता है वो। कोई ऐसा नहीं है कि लोग इमोशनल नहीं होते। तो तमाम नेता जो परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, उनको आप यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भाग्य में था, जब था तब मिल गया, अब हताश मत होइए, पार्टी के लिए काम कीजिए? नहीं नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, केवल मेहनत से चीज़ें नहीं मिलती हैं, पात्रता से मिलती है। मुझे तो कोई बिरला ही एक आध आदमी हो सकता है जिसकी कभी टिकट नहीं कटी। यहाँ बहुत लोगों की टिकट ऐसे पार्टी अलग अलग लेवल्स पे परीक्षा लेती है और उस तो अपनी पात्रता को अभी दिखाइए कि मैं योग्य हूँ, मैं पार्टी के हर प्रकार के निर्णय को स्वीकार करता हूँ और पार्टी के डिसिप्लिन के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी बागी हुए उन सबको मनाने में पार्टी सफल रही? नहीं, हमेशा कोशिश होती है कि सब लोग जो अपना मन अच्छा करे और मन अच्छा करके साथ में काम में चले, नेचुरल है। पता, एक बार मेरी टिकट कट गई थी। अब मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा था। मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आया, आजकल वो स्वर्ग में हैं, हमारे उस समय सर कार्यवाह होते थे, सर कार्यवाह माननीय मदन दास जी देवी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, धनखड़ जी। मैंने कहा हाँ जी। आपकी टिकट कट गई? मैंने कहा हाँ जी कट गई। आप दुखी हो रहे होगे? मैं हाँ हो रहा हूँ। बोला ऐसे सोच लो किसी दूसरे की कट गई हो। तो रोना नहीं आया आपको टिकट कटी तो मैं ये बताता हूँ, ज़्यादा दुखी मत होना, मुझे शुगर हो गई थी। अच्छा। हाँ, इतने दिन से मिठाई नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए कम दुख मनाना। आपके शरीर पर कोई परमानेंट असर ना हो जाए।
इसको एक सही। गेम की तरह से लेना। हाँ, तो रामविलास जी को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, क्या वहाँ पे क्या परेशानी, क्या पेच महेंद्रगढ़ सीट को नहीं, लेकर पार्टी के फंसा? निर्णय होते हैं, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वर्षों तक वो टिकटें बांटते भी रहे और सीनियर मोस्ट नेता हैं। पार्टी का निर्णय होता है, किसी एक समय के बाद उनके बारे में कोई विचार हुआ होगा, उनसे बातचीत भी हुई होगी, मुझे लगता है। बार बार बोलते भी रहे कि हमने ये पौधा लगाया, अब जब पूरा फल फूल गया, जब इसकी छांव में बैठने की बारी आई तो हमारा इस तरीके से हाल हश्र पार्टी ने किया। देखिए, मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, अच्छी फिल्म थी। मैं एक वो महिला क्रिकेटर के जीवन पर है। उनके पति बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, और बाद में उनको लगा उनकी डॉक्टर पत्नी अच्छी क्रिकेटर बन सकती है और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेटर उनको बनाया। तो अब उनकी पत्नी क्रिकेटर बन गई तो उसकी प्रसिद्धि भी होने लगी टीवी पर, ये वो, अब स्टार रेटिंग हो जाती है ना आजकल तो सब, तो उसको उससे थोड़ा दुख होने लग गया कि मेरे तो इंटरव्यू नहीं हो रहे, बनाया तो मैंने है, मैं तो सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हूँ। तो दुख होकर वो घर में बैठ गया। तो उनकी माँ आई और उनकी माँ ने कहा, औरों की खुशी में भी खुश होना सीखो। तो इतनी पिक्चर देखने का टाइम मिल जाता है आप? मैं डेली देखता हूँ, डेली देखते हैं? चुनाव के दिनों को छोड़कर। अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हो, और राजनीति तो खास तौर पे ऐसा क्षेत्र है जिसमें आराम है ही नहीं, आपको हर दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में ही रहना पड़ता है। तो मतलब अपने लिए भी नेताओं को समय निकालना चाहिए, ये भी टिप आप बता रहे हैं बाकी नेताओं बिल्कुल, को? जेम्स एलन ने एक बात की, हमारे पास दोनों तरह की स्थिति हमारे जीवन में होती है। कभी कभी हमको इतना काम होता है जैसे अभी है कि जब आपको और किसी चीज़ की फुर्सत ही नहीं है, तो जब आपके सामने कोई बड़ा काम है तो उसको अच्छे से करो। लेकिन जब कोई बड़ा काम आपके सामने नहीं है तो जो छोटे से छोटा काम भी है उसको भी परफेक्शन से करो। खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा में है। विनेश फोगाट को जिस तरीके से लेकर तमाम बवाल पूरे देश में हमने देखा, जब से ओलंपिक का मेडल नहीं मिला, डिस्क्वालीफाई हुई, और अब राजनीति में एंट्री, कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना उनका। बीजेपी ये बार बार कह रही है कि अब विनेश फोगाट अगर कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता है विनेश का राजनीति में आने का निर्णय, डिसीजन सही है? इस पर किसी की टिप्पणी की कहाँ जरूरत है? यहाँ दीपक हुड्डा को टिकट है ना, बजरंग पुनिया, ये इसको क्या कहते हैं, हमने योगेश्वर दत्त को 2 बार हमने लड़ा है ना। तो आपको लगता है मतलब ठीक है अगर राजनीति में एंट्री कोई भी हुई है? राजनीति में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये तो कोई विवाद का विषय नहीं है। नहीं है। हाँ, इसमें किसी को विवाद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो तमाम पूरा प्रोटेस्ट एक विनेश जिसको लेकर आगे बढ़ी, विनेश आंदोलन के समय ही कांग्रेस के उसमें थी ना, नहीं थी ऐसा तो नहीं है। पहले उसका उनके आंदोलन के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था तब उनका आंदोलन इससे प्रभावित नहीं था। उन्होंने बयान में भी कहा कि बीजेपी वालों ने मेरा वो कराया था, प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी। उस समय उनका आंदोलन केवल व्यक्तिगत न्याय के लिए था। लेकिन दूसरी बार का जब आंदोलन चला तो आपको आसपास क्या दिखाई देता था, मैं नहीं बोलूँगा। तो वो उस समय जो आप झलक दिखती थी, आप ये आपका सवाल हो सकता है। तो उसी समय वो एक चीज़ें कितनी बार वहाँ दीपेंद्र हुड्डा उपस्थित होते थे, कितनी बार इनके बयान आते थे, कांग्रेस के बाकी लोग भी होते थे। तो उसी समय जो लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस तो इसके पीछे तो नहीं है। अब लोग सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके लोग अपने इम्प्रेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन, धनखड़ साहब, इस बात को लेके भी, और आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोगों को क्या कुछ चाहिए। एक रथ भी रवाना किया, अलग अलग लोगों से उसकी फीडबैक लेने की कोशिश की, तो वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? मैनिफेस्टो में बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है, क्या कुछ लोगों को वादे इस बार करने जा रही है? मैनिफेस्टो की बातें पहले तो नहीं बताऊँगा। हाँ, नहीं बताएंगे। मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसी दिन जानी चाहिए। लेकिन ये मैं बात कहूँगा, लेकिन कितने फीडबैक का भी प्रोसेस कहाँ तक है? मैं ये कहूँगा नई जनरेशन के लिए, अच्छा, और नए जनरेशन के सुधारों के लिए, दोनों चीज़ें उसमें होंगी। आप लोगों ने ऑनलाइन तमाम चीज़ों को करने का काम किया धनखड़ साहब, और उस चीज़ को लेके लगातार कांग्रेस पार्टी आपको घेर रही है, कह रही है ये तो पोर्टल सरकार बन के रह गई, पोर्टल सरकार बार बार कहते रहे। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आते हैं तो ये तमाम जो फालतू के पोर्टल हैं सबको बंद कर देंगे। देखिए, आज आप भीम ऐप से पेमेंट करते हो, आगे आप बंद करना चाहोगे कि चालू रखना चाहोगे? मैं तो करती हूँ, आप करते हैं क्या? मैं भी करता हूँ, डेली करता हूँ। अच्छा, डेली करते हैं। कैसे करता हूँ?
तो आप चालू रखना चाहोगे, बंद करना चाहोगे? हम्म, कांग्रेस बंद करेगी क्या? सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। हम्म। देखिए टेक्नोलॉजी परिवार पहचान पत्र और टेक्नोलॉजी जो है परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी, ये एक बड़ा मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ हुई है कि जो और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लेटफार्म बनेगी। ये अपने आप में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छे होने के लिए प्लेटफार्म होने की बनती है ये चीज़। तो इन सब चीज़ों का टेक्नोलॉजी अच्छी आने से, कंप्यूटर आने से, डाटा आने से दिक्कत कहाँ होती है कि जो लोग अभी डाटा फ्रेंडली नहीं हुए हैं उनके लिए कठिनाई है। लेकिन तो ये जो परेशानी आप लोगों के लिए बनेगा क्या चुनाव में? है? ये परिवार नहीं, पहचान नहीं, पत्र तो हो गया, अब प्रॉपर्टी ये आईडी पूरा ही हो गया, अब पूरा विषय नहीं है। नहीं है। नहीं, ये अब तो कहाँ बार-बार तो कहते हैं आप भाई। जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या? कांग्रेस के भाषण का मुद्दा है। मुझे एक बात लगती है कि जिनको भी सरकार से बेनिफिट चाहिए उनका एक्यूरेट डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स वो तो आप चाहिए। हाँ। क्या डाटा को केवल पुरानी फाइलों के आधार पर, जिसमें नकली राशन कार्ड थे, जिसमें नकली पेंशन थी, छोड़ा जा सकता है? आज के युग में छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो फिर आपको चाहिए कि नहीं ये सब चीजें? मतलब आपकी सरकार समझ रही है चैलेंजेस इसलिए डिजिटलाइजेशन के साथ इसमें चैलेंज है, बहुत तरह के चैलेंज इसमें। तो ये चुनौती बीजेपी के लिए हरियाणा में नहीं होगी, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई सरकार ने ये सिस्टम क्यों लागू किया। कांग्रेस आ रही है, कह रही है हम बंद कर देंगे। मैं तो एक अच्छी पत्रकार के नाते मैंने इतनी आपसे चर्चा की, आपको ध्यान में आया? अगर आपको ध्यान में आ गया तो पूरा हरियाणा कवर करती हो। मैंने उसके दो हिस्से बताए, एक है उससे गुड गवर्नेंस होती है, दूसरा हिस्सा बताया जो अभी हर सिक्के के दो पहलू हैं, pros and cons तो हर जिसलिए चीज़ के जो हैं और अभी वो तमाम लोग जानते जो भी अभी हैं। कंप्यूटर लिटरेट नहीं है उनको कठिनाई आती है। और जिसको भी सरकार से बेनिफिट चाहिए, मुझे लगता है उसका डाटा जरूर कंप्यूटराइज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। आप लोगों की ये कोशिश है। नहीं, होना ही चाहिए। वत्स से बादली में इस बार कितनी टक्कर धनखड़ साहब? मुझे तो लगता नहीं, जहाँ भी जाता हूँ उसकी घोषणाएं जितनी हुई हैं, लोग कहते हैं घोषणाएं कर गया तो गया नहीं, झूठा आदमी है, मुझे तो कुछ कहना नहीं पड़ता। उससे आगे चलता हूँ तो उसकी सर्टिफिकेट में चर्चा चल जाती है, वो आपको मालूम है, अखबारों में सब चर्चा। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, लोग ही कह देते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो मतलब इतने परेशान है कुलदीप? नहीं, वो भाई जब कुछ किया नहीं है इलाके के लिए 5 वर्षों में, 5 मोड में आ गया जी। अर्बन डिक्शनरी में मुझे कहना हो तो 5 मोड में रहा पूरा। तो 5 मोड से अब लोग निकलना चाहते हैं। उन्होंने उस समय 5 बीजेपी की सरकार रही 10 साल, पहले 5 साल आप विधायक रहे बादली से, अब 5 साल कुलदीप वत्स रहे। तो लोग ये नहीं बोलते कि भाई सरकार ने काम वाम करवाया या नहीं? बोलते हैं ना, काम कराए ना। मेरे कामों की आप जाके लोगों से बात करो ना, धनखड़ जी ने कितने काम कराए। बस स्टैंड के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं बादली के, कह रहे हैं बस स्टैंड कब बनेगा? नहीं, उसका वो बजट सब अलॉट हो रहा है, टेंडर हो गया है। मुझे लगता है कि वो उस कारण से रुका हो तो चुनाव के कारण से बढ़ जाएगा। पैसे वैसे तक सब अलॉटेड है, सबको मालूम, एवरीवन नोज। बाटली में एक 50 बेड का अस्पताल भी जो है मंजूर हो रहा है। सब चीज़ें वहाँ की अच्छी जो है समय पर होने वाली है, अच्छे से होने वाली है। तो कोई परेशानी, स्ट्रेस, चिंता तो नहीं है आपको? मस्ती से करना जी। कि 2019 में तो हार गए थे, अब 2024 में कैसे जीतना है? हार में क्या जीत में? हार गए थे तो ये थोड़ी गेम है। मैंने इसलिए आपके टीवी सबसे पहले कहा ना कि मस्ती से काम करना, यही मजेदार बात है। लोगों का आशीर्वाद 14 में मिला और अब पूरा माहौल है, लोगों का आशीर्वाद 24 में फिर से मिलेगा। सरकार बन जाएगी शानदार तरीके से। मिलेंगे चंडीगढ़ में। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। मस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 में भी जीते और अब 24 में भी लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कुलदीप वत्स से किसी भी तरीके की कोई परेशानी है नहीं, धनखड़ साहब कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर भी जाता हूँ लोग ही मुझे ये कहते हैं कि कुलदीप वत्स ने कोई काम किए ही नहीं हैं और हम परेशान हो गए हैं। जब हमारी सरकार थी, और सरकार तो हालांकि 10 साल रही, लेकिन जब धनखड़ साहब बादली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो काम बहुत सारे करवाए। अब लोग भी बेताब हैं कि फिर से धनखड़ साहब को यहाँ से मौका दिया जाए, ताकि जितने भी कामों पे ब्रेक लगी हुई है उन कामों को गति मिले और वो काम आगे बढ़ पाए। हालांकि ना सिर्फ अपनी जीत को लेकर बल्कि बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक लगाने को लेकर भी आश्वस्त हैं और कह रहे हैं चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। तो देखते हैं कि चंडीगढ़ में धनखड़ साहब बादली से तो पहुंच जाएंगे, क्या सरकार पूर्ण बहुमत लेके बीजेपी की बनने जा रही है या फिर नहीं, ये सवाल हालांकि एक बड़ा है जिसका जवाब 8 अक्टूबर को मिलेगा। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के इस चुनावी स्टूडियो से ये हरियाणा के चुनाव की पल पल की आपको अपडेट हम देते रहेंगे। पूरी कवरेज हमारे ग्राउंड स्टूडियो से आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।